Brain Scripts for Sales Success. Hidden Principles of Consumer Psychology for Winning New Customers. Book by Drew Eric Whitman. Introduction. यकीन मानिए आप कुछ भी बेच सकते हैं। अगर कोई आपको ये कहे तो आपको कैसा लगेगा? मान लो आप एक सेल्समैन हो जो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पा रहा है और एक बड़ा सेल्समैन बनने के सपने देखता है। तो ऐसे में अगर कोई आपको ये कहे कि आप अच्छी सेल कर सकते हो तो क्या आपको पॉजिटिव महसूस नहीं होगा? इस बुक के ऑथर भी आपको यही फील कराना चाहते हैं। आप एक ग्रेट सेल्समैन बन सकते हो, आपके अंदर सेल यानी बेच पाने का पोटेंशियल है। बस आपको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे और सेलिंग में कुछ स्क्रिप्ट्स शामिल करने होंगे, और ये बात हम गारंटी से कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट्स इतनी इफेक्टिव है कि आप लोगों को कुछ भी खरीदने के लिए राजी कर सकते हो। इस समरी में हम कंज्यूमर साइकोलॉजी और इंसान की बेसिक डिजायर यानी इच्छा जैसे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने प्रोडक्ट को इन इच्छाओं के साथ जोड़ देते हो तो लोग नेचुरली आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप इस समरी में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जो आपकी सेल्स बूस्ट करने में हेल्प करेंगी। उनमें से कुछ है रेसिप्रोकेशन, रिडंडेंसी, इलैबोरेशन, मैचिंग और मिररिंग वगैरह। इस समरी में दिए गए एग्जाम्पल और स्क्रिप्ट की हेल्प से आपको कई आइडिया मिलेंगे। तो क्या अब आप कुछ बेचने के लिए रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम कंज्यूमर साइकोलॉजी टू सेल्स। एक सेल्समैन आखिर कौन होता है? ये एक ऐसा इंसान है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने का काम करता है और इसके लिए उसे अपने प्रॉस्पेक्ट यानी कंज्यूमर के हर एक्शन को करीब से देखना पड़ता है। उसे काफी सोच समझकर अपनी बात रखनी पड़ती है और खुद ऐसे एक्शन लेने होते हैं जो उसके कस्टमर से मैच कर जाए, तब जाकर उसकी सेल पूरी हो पाती है। देखा जाए तो एक सेल्समैन किसी सेल्स लेबोरेटरी में काम कर रहे साइंटिस्ट से कम नहीं है। जिसका गिनी पिग है उसका कंज्यूमर। ज्यादातर सेल्समैन बुक्स में दिए गए वही घिसे-पिटे तरीके यूज करके कुछ बेचने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सुनो ज्यादा और बोलो कम, हमेशा हंसकर कस्टमर के साथ पेश आओ वगैरह। बेशक ये तरीके भी बुरे नहीं हैं, लेकिन अब ये उतने इफेक्टिव नहीं रहे जितना कि किसी वक्त में हुआ करते थे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक 38 स्पेशल पिस्टल लेकर जंग के मैदान में उतर रहे हो जबकि आपके पास 6000 राउंड पर मिनट की मिनी गन हो। अब आप ही बताओ आप क्या चूज करोगे? बेशक कोई कम अक्ल का इंसान भी सेकंड ऑप्शन ही चूज करेगा, यानी अगर आपके पास बेटर चीज है, सेल्स पूरा करने के लिए इफेक्टिव मेथड्स मौजूद हैं, तो आप भला क्यों वही घिसे-पिटे पुराने तरीके यूज करोगे? ज्यादातर सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को पहले थोड़ा स्टडी करते हैं, फिर थोड़ी बहुत मार्केट रिसर्च करके और अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करके सेल्स की बेसिक टेक्निक सीखते हैं जो वो सेल्स करते वक्त यूज करते हैं, जिसके चलते उन्हें रिजल्ट भी काफी एवरेज मिलते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल सेल्समैन कुछ अलग होते हैं। वो सेल्स करते वक्त ऐसी पावरफुल कंज्यूमर साइकोलॉजी का टेक्निक यूज करते हैं जो उन्हें अपने प्रॉस्पेक्ट के माइंड में झांकने का मौका देती है। उन्हें पता होता है कि कंज्यूमर को कैसे मनाकर उसे अपनी पॉकेट से क्रेडिट कार्ड निकालने के लिए मोटिवेट करके सेल्स क्लोज करनी है। वैसे ये सारी टेक्निक्स सीखने में मुश्किल नहीं है, बल्कि हर कोई इन्हें सीख सकता है। आपको इन्हें यूज करने के लिए साइकोलॉजिस्ट होने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि इन्हें कब, कहां और कैसे अप्लाई करना है। हालांकि ज्यादातर सेल्समैन को इन टेक्निक्स की पहले से नॉलेज होती है, पर फिर भी वो इन्हें अप्लाई करना नहीं चाहते, या यूं कह ले कि अप्लाई करते ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? मान लो कोई वेटर है जो एक रेस्टोरेंट में काम करता है। अब जैसा कि सब जानते हैं, वेटर की जॉब काफी मुश्किल होता है क्योंकि उसे डेली कई कस्टमर्स को अटेंड करना पड़ता है। जिस रेस्टोरेंट में ये वेटर काम करता है वो अपनी एडवर्टाइजिंग में हजारों डॉलर खर्च करता है और उनके शेफ भी एकदम बेहतरीन खाना बनाते हैं। इस वजह से ये रेस्टोरेंट काफी पॉपुलर है, जिसके कारण वेटर को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हम इससे एक वेटर की बात करें तो ये अपना काम बिल्कुल ढंग से नहीं करता है। सबसे पहले तो इसे ये ही नहीं पता है कि रेस्टोरेंट के मेन्यू में क्या क्या आइटम है। ऊपर से ये कस्टमर्स से काफी उखड़ा हुआ व्यवहार करता है। इससे एक भी काम ठीक से नहीं होता। हर काम में गड़बड़ करना इसकी आदत बन चुकी है। अब आप ही सोचिए, अगर ये अपना काम सही तरीके से और पूरी मेहनत से करता तो कितना पैसा कमा सकता था।
सेल्समैन को हम इसी वेटर से कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि उन्हें पता होता कि कैसे अच्छी परफॉर्मेंस दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो एफर्ट नहीं डालना चाहते। हालांकि पुरानी टेक्निक भी काम करेगी तो भी एक पॉइंट पर आकर ये उतनी इफेक्टिव नहीं रह जाती है। मान लो अगर सारे सेल्समैन अपने कस्टमर्स पर वही सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे तो क्या नतीजा होगा? किसी का कोई फायदा नहीं होगा। ना कस्टमर्स बनेंगे और ना सेल होगी। सेल्स पूरा करने के लिए कोई सीक्रेट या ट्रिक ही नहीं बचेगी। ऐसे में कंज्यूमर साइकोलॉजी के टेक्निक यूज करके आप इजीली कस्टमर्स बना सकते हैं। बस आपको उन्हें वही देना है जो वो चाहते हैं। आप उन्हें सामान खरीदते वक्त डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं, जो आपके काम को बहुत वैल्यू दिलाएगा। द ब्रेन स्क्रिप्ट एक्सरे। इंसान होने के नाते आपके प्रोस्पेक्ट की कुछ ज़रूरतें और इच्छाएं होंगी, लेकिन ये यूं ही नहीं पैदा हो जाती हैं। ये इच्छाएं उनके दिमाग में उनके स्वभाव ने ही प्रोग्राम किया है, और इसका नाम है लाइफ फोर्स 8। लाइफ फोर्स 8 या LF8 आपकी 8 सबसे इम्पोर्टेंट इच्छाएं हैं। पहली इच्छा है लंबा और खुशहाल जीवन एंजॉय करना। जरा सोचो, अगर ग्रीन लाइट जल रही हो तो क्या आप बीच रोड में कूदने की हिम्मत कर सकते हो? हरगिज नहीं, क्योंकि आपकी बेसिक इच्छा है जिंदा रहना। आपकी दूसरी इच्छा अच्छा खाना पीना एंजॉय करना। अगर भूख लगेगी तो क्या आप कुछ नहीं खाओगे? बेशक कुछ टाइम तक आप अपनी भूख दबा सकते हो, लेकिन एक पॉइंट पर आकर आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तीसरी इच्छा है कि हम बिना किसी डर, दर्द या खतरे के अपनी लाइफ जिए। अगर आपकी जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? और अगली चीज जो आप फील करेंगे वो है डर। आपको इस बात का डर सताएगा कि बगैर पैसे के आप अपनी फैमिली को कैसे पालेंगे। चौथी इच्छा है अपने घर परिवार और करीबी लोगों की देखभाल करना। लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं होगी तो आप ये इच्छा पूरी कैसे करोगे? पांचवी इच्छा है एक सेक्सुअल पार्टनर का साथ होना। हर कोई अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहता है। ये इच्छा इंसान की एक बेसिक जरूरत है, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। छठी इच्छा है एक कंफर्टेबल लाइफ जीने की ख्वाहिश रखना। जरा सोचो, अगर आपके मैट्रेस का स्प्रिंग अचानक से टूट जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, आप जब भी बिस्तर पर लेटोगे ये स्प्रिंग आपको चुभेगा। अब आपके माइंड में तुरंत नया मैट्रेस लेने का आइडिया आएगा। सातवीं इच्छा है लाइफ के हर सिचुएशन में एक विनर बनने की इच्छा होना, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या बिजनेस या करियर या फिर लाइफ की कोई भी फील्ड। लास्ट इच्छा है सोशल अप्रूवल यानी सामाजिक स्वीकृति। हर इंसान चाहता है कि उसके फ्रेंड्स और रिश्तेदार उसे एक्सेप्ट करें। हम हमेशा ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। हमें दूसरों के अप्रूवल का वेट रहता है। ये 8 ऐसी इच्छाएं हैं जो हर कोई चाहता है। इनके बिना हम एक पल भी नहीं रहना चाहते। इंसान के मन में 8 इच्छाएं हमेशा घूमती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। तो जब कोई सेल्समैन इन 8 इच्छाओं को अपने प्रेजेंटेशन में यूज करता है तो वो अपने प्रॉस्पेक्ट की नेचुरल इच्छा को टैप कर रहा होता है। अपने प्रोडक्ट के फीचर के बारे में बात करने के बजाय इन LF8 को यूज करते हुए सीधा अपने प्रॉस्पेक्ट के माइंड में एंटर करो। अब मोमेंटम बनाओ और अपना प्रोडक्ट बेचो। दी साइकोलॉजी ऑफ सेंसरी लैंग्वेज। क्या आपको पता है कि आपका ब्रेन हर उस चीज को विजुअलाइज करता है जो आप सुनते या पढ़ते हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने ये लाइन पढ़ी, टू सनी साइड अप एग्स ऑन अ शाइनी ब्लैक सर्कुलर पैन। आपके माइंड में क्या इमेज बनी? अब जरा ये पढ़ो, एक आदमी अपने सिर के ऊपर एक प्लेट रखता है और अगले ही पल वह उसे गिरा देता है, जिससे वह जमीन पर गिरकर टूट जाता है। आपके माइंड में प्लेट टूटने की आवाज आई कि नहीं? यहाँ पॉइंट ये है कि आप जैसे ही वर्ड्स सुनते हो आपके माइंड में पिक्चर बन जाती है। ये एक्सपीरियंस आप में समाया हुआ है। आप इसे रोक नहीं सकते। इस एक्सपीरियंस के पीछे 5 एलिमेंट्स काम करते हैं। इन 5 एलिमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म बनता है वाकोग। यहाँ वी का मतलब है विजुअल यानी जो आप देखते हो, ए यानी ऑडिटरी यानी जो आप सुनते हो, के का मतलब है किनेस्थेटिक यानी जो आप फील करते हो, यानी ऑल्फैक्टरी या जो आप स्मेल करते हो, और जी यानी गस्टेटरी यानी जो आप टेस्ट करते हो। यही वजह है कि आपको किसी पुराने से पुराने इवेंट का एक्सपीरियंस याद रह जाता है। आपका ब्रेन इन एलिमेंट्स से बने कोड का पैटर्न फिर से रन करने लगता है।
इसे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, यानी सारे ह्यूमन एक्सपीरियंस के पीछे मेन कारण वाकोग है। जैसे मान लो आप एक पिज्ज़ा पार्लर चलाते हो, कोई आपसे कहता है कि वो आपका ऐड देखकर आपके पास आया है और उसे एक पार्टी के लिए ऑर्डर देना है। ऐसे में अगर आप उन्हें सिर्फ इतना कहते हो कि पेपरोनी पिज्ज़ा सिर्फ $12 का है और आपका पिज्ज़ा सबसे बेस्ट है, तो क्या वो राज़ी हो जाएंगे कि उन्हें आपको ही ऑर्डर देना चाहिए? क्योंकि आप उन्हें यहाँ ऐसा बोलकर सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, बेच नहीं रहे हो। बेचने का मकसद अलग होता है। बेचने का मतलब है लोगों को एक्शन लेने के लिए राज़ी करना और उनकी जेब से पैसा निकलवाना। इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप वाकोग यूज़ करें। आपको उनके ब्रेन में एक्सपीरियंस क्रिएट करना होगा ताकि उनके माइंड में पिक्चर बन सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हो, हमें कॉल करने के लिए थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम अवार्ड विनिंग पिज्ज़ा बनाते हैं। हमारे पिज्ज़ा पूरे देश में सबसे बेस्ट है, इसलिए सबसे ज़्यादा फेमस भी है। हमें बेस्ट पिज्ज़ा का अवार्ड भी मिला है और हम 5 सालों से लगातार ये अवार्ड जीतते आ रहे हैं। आप चाहें तो हमारे रिव्यू पढ़ सकते हैं। किसी और पिज्जेरिया के मुकाबले हमारे रिव्यू एवरेज से हाई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सस्ता गाय के दूध का मोज़रेला चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि फ्लेवर से भरा हुआ, क्रीमी और महंगा भैंस के दूध से बना मोज़रेला चीज़ यूज़ करते हैं। हमारा चीज़ हर सुबह एकदम फ्रेश बनाया जाता है और होममेड भी है। ज़्यादातर पिज़्ज़ा जॉइंट इतना महंगा दूध इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये 3 गुना ज़्यादा महंगा होता है। हमारे लिए क्वालिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम आटा भी नॉर्दर्न स्प्रिंग गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, तभी तो हमारा पिज़्ज़ा बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है। आप जैसे ही उसका एक बाइट लोगे तो आपको उसकी आवाज़ भी आएगी। हम कभी रेडीमेड सॉस यूज़ नहीं करते। हम इटली का स्पेशल हाथ से तोड़े गए सैन मज़ानो टमाटर यूज़ करते हैं। हम कलेटा ओलिवियरी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। हम अपने पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए खास इटली से इंपोर्ट किए गए 800 डिग्री कोल ओवन यूज़ करते हैं। बाकी पिज़्ज़ा जॉइंट के मामूली गैस ओवन इसका क्या मुकाबला करेंगे? इसलिए हमारा लार्ज पिज़्ज़ा $12 का है और मैं आपको 45 एवरेज डाइट वाले लोगों के लिए 12 लार्ज पिज़्ज़ा सजेस्ट करूंगा। अभी तो इस महीने के अंत तक हमारा स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आपको सिर्फ $20 में 2 पिज़्ज़ा मिलेंगे। तो देखा आपने, इसे कहते हैं एक्चुअल सेलिंग, असल में कुछ बेचने का पैंतरा। आपने कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट कर दी और साथ ही ये भी जता दिया कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से लाख गुना बेहतर है। इसका कस्टमर पर काफी गहरा असर पड़ेगा। आपने ये भी जता दिया कि बाकी पिज़्ज़ा जॉइंट आपके मुकाबले एकदम घटिया और हल्की क्वालिटी का पिज़्ज़ा बेचते हैं। दी साइकोलॉजी ऑफ द टी मॉडल। इमेजिन करो कि कोई आपके दरवाजे पर आकर नॉक करता है और जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हो वो एकदम से शुरू हो जाता है, हाय, मेरा नाम एंड्रयू है। आज मैं आपको MIMD वेक्टर प्रोसेसिंग और VX कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी वाले GPS के साथ नए टेलोमेट्रिक्स चाइल्ड एक्सेस मार्कर के बारे में बता रहा हूँ। वो आदमी अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉन स्टॉप बोलता चला जाता है, लेकिन आपको उसकी एक भी बात समझ नहीं आती। आप वेट करते हो कि वो वहां से जाए तो आपका पीछा छूटे। ज्यादातर सेल्समैन कुछ ऐसा ही करते हैं और उन्हें लगता है कि वो सेल कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये मेथड काफी पुराने हो चुके हैं और अब काम नहीं करते क्योंकि ये आपके प्रोस्पेक्ट के वर्ल्ड से मैच नहीं करते। आपकी कही एक भी बात उनके पल्ले नहीं पड़ेगी तो आप कैसे मान सकते हो कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे? खरीदना तो दूर, वो अपने माइंड में इसे पिक्चर तक नहीं कर पाते। इसलिए आप जब भी अपने प्रोस्पेक्ट से मिले तो उनके माइंड के स्टेट को ध्यान में रखें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक हिप्नोटाइज करने वाला आदमी पहले अपने पेशेंट से उसकी ही दुनिया में मिलकर उसे शांत करता है। पेशेंट को शांत हो जाओ कहने से पहले वो उस पेशेंट के माइंड के स्टेट से एग्री करेगा। उसे वही इमेजिन करवाएगा जिनके साथ पेशेंट एग्री हो सकता है। वो ऐसे वर्ड्स यूज करेगा कि उसका पेशेंट्स उसकी हाँ में हाँ मिलाए। हर सक्सेसफुल सेल्समैन इस बात से तो एग्री जरूर करेगा कि अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने शुरुआत ही हाँ से की हो तो डील क्लोज करते वक्त भी वो हाँ ही बोलेगा। ठीक यहीं पर टी मॉडल यानी ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल काम आता है। ये कंज्यूमर साइकोलॉजी को 5 स्टेज में डिवाइड करता है।
पहला स्टेज है प्री कॉन्टेम्पलेशन, जहां प्रॉस्पेक्ट आपके प्रोडक्ट से एकदम अनजान होता है। दूसरा स्टेज है कॉन्टेम्पलेशन स्टेज, जहां प्रॉस्पेक्ट आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता है और वो उसे यूज करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन उसे खरीदने के लिए अभी थोड़ा और मानना होगा। तीसरा स्टेज है प्रेपरेशन स्टेज, जहां आपका प्रॉस्पेक्ट आपका प्रोडक्ट खरीदना तो चाहता है, पर उसे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसके फायदे क्या क्या है। चौथा स्टेज है एक्शन स्टेज, जहां आप प्रॉस्पेक्ट को सक्सेसफुली अपना प्रोडक्ट बेच देते हो। पांचवा है मेंटेनेंस स्टेज, जहां आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर की आदत में शुमार हो जाता है, या यूं कहे कि उन्हें इसकी लत लग चुकी है। वो आपसे बार बार खरीदेंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी रेकमेंड करेंगे। साइकोलॉजिस्ट जेम्स प्रोचास्का कहते हैं कि हर बिजनेस का गोल अपने प्रॉस्पेक्ट को इन 5 स्टेज से होकर गुजरना है, जब तक कि प्रोडक्ट उनकी हैबिट ना बन जाए। इस गोल को अचीव करने के लिए आप अपने प्रॉस्पेक्ट से पूछ सकते हो कि उन्हें आपके प्रोडक्ट की कितनी जानकारी है। आप ऐड क्रिएट कर सकते हो जो इन सभी 5 स्टेज को दिखाता हो और किसी भी स्टेज वाले प्रॉस्पेक्ट को उसके काम का मटेरियल देते हो। पहले अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करो और फिर ऐड, सेल्स लेटर, ब्रोशर या ईमेल के जरिए फॉलो अप करो। अगर आपकी वेबसाइट है तो उसमें एक अलग से सेक्शन डालो जहां ये सारे 5 स्टेज अलग अलग दिखाए गए हों। सेक्शन के एग्जाम्पल हो सकते हैं, मुझे चाइल्ड लोकेटर जीपीएस डिवाइस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता है, और मुझे जीपीएस डिवाइस के बारे में सब कुछ पता है, मैं बस अलग अलग ब्रांड और मॉडल को कंपेयर कर रहा हूँ। जब आपका प्रॉस्पेक्ट काम की इन्फॉर्मेशन देखेगा तो वो इन 5 स्टेज से गुजरने के लिए मोटिवेट होगा और आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा। द इलैबोरेशन मॉडल। जब कस्टमर्स कुछ खरीदने का डिसीजन लेते हैं तो उस वक्त वो 2 तरह के थिंकिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल थिंकिंग मेथड। पेरिफेरल थिंकिंग मेथड में लोग सुपरफिशियल यानी इमेजिनरी इमेज, जिन्हें क्यूज यानी इशारा या संकेत भी कहते हैं, यूज करते हैं। जैसे मान लो आप च्युइंग गम खरीदने गए। आप दुकान में गए, च्युइंग गम ली और घर आ गए। अगर आपको च्युइंग गम पसंद नहीं आई तो आप कोई 20 बार चबाने के बाद उसे थूक दोगे। कोई बड़ी बात नहीं है। इसे पेरिफेरल मेथड ऑफ थिंकिंग कहते हैं। दूसरी तरफ सेंट्रल मेथड ऑफ थिंकिंग में प्रॉस्पेक्ट फैक्ट्स, डेटा और नंबर्स पर फोकस करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है जिसके बड़े नतीजे हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट प्री स्कूल चूज करना चाहते हो। यहाँ आप ये चीज़ कंसीडर करोगे कि कौन सा लोकल स्कूल बेस्ट है, वहाँ के टीचर कैसे हैं और वो कौन कौन सी इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, स्कूल की सिक्योरिटी और साफ सफाई कैसी है। यानी काफ़ी लंबी लिस्ट है। अगर आपने गलत स्कूल चूज कर लिया तो हो सकता है कि आगे चलकर आपको परेशानी उठानी पड़े। तो इन दोनों एग्जाम्पल से देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट को खरीदने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है तो आप अपने प्रॉस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए इमेज या इमोशंस जैसे क्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। क्यूज़ इतने पावरफुल होते हैं कि इससे $1 मिलियन के प्रोडक्ट भी बेचे जा सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मार्लबोरो मैन को ही ले लो। इस इमेज ने सोसाइटी का एटीट्यूड लड़कियों के लिए सिगरेट से सिर्फ असली मर्द ही मार्लबोरो स्मोक करते हैं में चेंज कर दिया था। कुछ ही महीनों में मार्लबोरो मार्केट का बेस्ट सेलिंग ब्रांड बन गया। लेकिन आपके प्रोडक्ट को बेचने की जो स्क्रिप्ट है वो उस टाइप के पर्युएशन से मैच करनी चाहिए जिससे आपका प्रॉस्पेक्ट गुजरता है। जैसे अगर आप कोलोन बेच रहे हैं तो आप किसी सेक्सी लुकिंग औरत को एक ऐसे आदमी के साथ चिपकाकर खड़ा करोगे जो आपका कोलोन यूज करता है। लेकिन अगर आप अपने एड में व्हाइट लैब कोट पहने एक डॉक्टर को दिखाते हैं जो आपके कोलोन के केमिकल कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि उसका मोलिक्यूलर वेट कितना है, तो क्या आपका कोलोन बिकेगा? लेकिन हाँ, अगर आप कोई वैल्यू वाली चीज़ बेच रहे हैं जैसे प्रिंटिंग सर्विस, तब आपके प्रॉस्पेक्ट का सेंट्रल थिंकिंग मेथड में सोचना आपके काम आ सकता है। अगर आप ये बोलोगे कि आपकी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग सर्विस आपके प्रॉस्पेक्ट को पेपर पर कमाल का दिखा सकती है क्योंकि आप बड़े रेजोल्यूशन पर प्रिंट करते हो, तो आपका प्रोडक्ट बिकने से रहा। यहाँ आपका काम उन्हें रिपोर्ट करना नहीं है। आप कोई रिपोर्टर नहीं हो, आपका काम है अपने प्रॉस्पेक्ट को अपनी सर्विस लेने के लिए मानना। इन्फॉर्मिंग यानी बताना सेलिंग नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो लोगों की कार के पीछे पैम्फलेट चिपकाना भी सेलिंग कहलाता।
कोई औरत रोड के साइड पर खड़े होकर एक शॉप के अंदर कोई ड्रेस देख रही है, तो क्या इसे खरीदना कहेंगे? नहीं ना। सेलिंग तभी होती है जब कोई आपके पैम्फलेट के बारे में पूछताछ करने के लिए आपको कॉल करे। जब वो औरत शॉप में जाकर ड्रेस खरीदेगी और कैशियर को पैसे देगी तभी ये सेलिंग कहलाएगी। अपने प्रिंटिंग सर्विस को बेचने के लिए आप उसे कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट से रिप्लेस कर सकते हो। प्लीज़ हमारे स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रिंट और हमारे कॉम्पिटिटर के काम पर एक नज़र डालें। हमारी शार्पनेस और कलर को देखें और उनकी तुलना करें। यहाँ एक ब्रोशर है जिसे हमने प्रिंट किया है और ये दूसरा वाला उन्होंने प्रिंट किया है। इस तरह आप अपने प्रॉस्पेक्ट का ध्यान डिटेल और प्रूफ की तरफ खींच सकते हैं। क्या आप इसकी क्वालिटी देख पा रहे हैं? हमारी प्रिंटिंग उनकी तुलना में कहीं बेहतर है। अगर आप ये फ़र्क देखते हैं तो आपका प्रॉस्पेक्ट भी उसे ज़रूर देख पाएगा। सस्ती दिखने वाली प्रिंटिंग से आप चीप दिखाई देते हैं और क्वालिटी को हमेशा अनकॉन्शियस लेवल पर जज किया जाता है। जब आप ये सब बोल रहे हो तो आप उन्हें इमोशनली टारगेट कर रहे हो और उन्हें मनाने के लिए फैक्ट्स उनके सामने रख रहे हो। हमारी प्रिंटिंग क्वालिटी हमारे कॉम्पिटिटर्स से बेहतर है क्योंकि वो पुराने मॉडल की मशीन यूज़ करते हैं। ऐसा कहकर आप असंतोष को पैदा करते हैं। अब बात करते हैं पेपर की। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों प्रिंटेड लेटरहेड को पकड़ कर देखें। ये पहला वाला हमारा है और दूसरा वाला हमारे कॉम्पिटिटर का। ये देखिए पहला वाला कितना स्मूथ फील हो रहा है। इसे देखते ही आप इसकी हाई क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जबकि ये दूसरा वाला एकदम सस्ती क्वालिटी का है। वो इसलिए क्योंकि हम फाइन क्वालिटी का पेपर यूज़ करते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड है। हमारे मुकाबले दूसरे प्रिंटिंग सर्विस वाले इतना बढ़िया पेपर यूज़ कर ही नहीं सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी सेम या कम प्राइस में अपनी सक्सेस, क्वालिटी और स्टेबिलिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखे तो आप ये डील एक्सपेक्ट क्यों नहीं करते? तो इस तरह आप अपने प्रॉस्पेक्ट को अपील करके उन्हें अपनी सर्विस या प्रोडक्ट लेने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। द साइकोलॉजी ऑफ लाइकिंग रिसर्च से पता चला है कि अगर आपका प्रॉस्पेक्ट आपको पसंद करता है तो आप इजीली उनके साथ डील क्लोज कर सकते हैं। बेशक ये सच है कि चीप प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके प्रॉस्पेक्ट को अगर आप ही पसंद नहीं आए तो वो आपसे कभी सहमत नहीं होंगे। कुछ लोग नेचुरली सबको अच्छे लग जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूर से देखते ही लोग रास्ता बदल देते हैं। कुछ लोगों से जिन्हें हम जानते हैं घंटों बात कर लेते हैं, जबकि कुछ के साथ 5 मिनट बैठना भी गवारा नहीं होता। कोई इंसान आपको कैसे लाइकेबल यानी आसानी से पसंद आने वाला या अनलाइकेबल लगेगा, ये साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। इंसान का व्यवहार, चलने फिरने का तरीका, बात करने का ढंग, भरोसा या डिस्कम्फर्ट की फीलिंग डेवलप करता है। तो आप इतने अलग अलग तरह के लोगों जिनके अलग अलग तरह के थॉट होते हैं उनके साथ कैसे तालमेल बैठाएंगे? इसका जवाब है एनएलपी। एनएलपी का मतलब है न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एनएलपी बॉडी लैंग्वेज यूज करते हुए तुरंत आपके प्रॉस्पेक्ट के साथ एक रिलेशनशिप बना लेता है। एक स्टडी में ये डिस्कवर किया गया कि हमारे वस हमारी कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% रोल अदा करते हैं, बाकी का 93% हमारी बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। अब जैसे जो का ही एग्जाम्पल ले लो, उसने अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने के लिए बात की। उसने पूरे फैक्ट्स और फिगर्स दिखाते हुए अपने बॉस को क्लियरली ये समझाने की कोशिश की कि वो इस कंपनी के लिए कितना बड़ा एसेट है और कंपनी की ग्रोथ में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। मान लो जो कहता है, हे बॉस, आपको नहीं लगता कि मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए क्योंकि मैंने इस कंपनी के लिए इतना कुछ किया है। मुझे अपनी जॉब पसंद है और मैं काफ़ी मेहनत भी करता हूँ। ऑफिस में देर तक काम करता हूँ, कभी कभी वीकेंड्स पर भी आ जाता हूँ और मैंने अपना काम हमेशा डेडलाइन से पहले पूरा करके दिया है। मैंने हमेशा प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने की कोशिश की है और आपकी पॉलिसी का भी ध्यान रखा है, जबकि बाकी लोग इतना भी नहीं करते। लेकिन जो कि बॉस के लिए उसकी स्पीच का मतलब सिर्फ यही निकल कर आया, मैं यहाँ जो कुछ कह रहा हूँ मुझे खुद उस पर विश्वास नहीं है, क्या आपको है? तो नतीजा क्या हुआ? जो को कोई सैलरी हाइक नहीं मिला। अब सवाल ये है कि आप रैपोर्ट यानी तालमेल या रिश्ता कैसे बनाएंगे? एनएलपी में तुरंत रैपोर्ट बनाने के लिए पेसिंग एक मेथड है जो यूज़ किया जाता है। पेसिंग में मैचिंग और मिररिंग शामिल है
और फिर अपने प्रॉस्पेक्ट को वो करने के लिए लीड करना जो आप उनसे चाहते हो। यहाँ हम फ्रेड का एक एग्जाम्पल लेंगे। मान लो आप फ्रेड को अपनी नई डिज़ाइनर चॉकलेट बेचना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो आपकी चॉकलेट को अपने कैंडी स्टोर में रखना शुरू करे क्योंकि वहाँ शहर के सबसे अमीर लोग आते हैं जो आपकी चॉकलेट खरीद सकते हैं। आप फ्रेड के ऑफिस में बैठे हो और उसे चॉकलेट बॉक्स दिखा रहे हो जो गोल्ड फॉयल और सिल्वर रिबन से सजी हुई किसी ज्वेलरी से कम नहीं लग रही है। ये चॉकलेट इजीली $90 पाउंड के हिसाब से बिक सकती है। लेकिन मुद्दा ये है कि फ्रेड आपको नहीं जानता, लेकिन उसने आपको अपॉइंटमेंट का टाइम इसलिए दिया था क्योंकि आपने उसे ऑफर दिया था कि वो इन चॉकलेट्स को बेचकर बड़ा प्रॉफिट कमा सकता है। इसलिए वो आपको अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है और आपका ऑफर सुनता है। आप फ्रेड को अपना ऑफर समझा रहे हो, वो आपकी बात ध्यान से सुनने के लिए थोड़ा आगे की तरफ झुकता है। आपकी उसके साथ तालमेल बैठाने की और उसके हाव भाव को मैच करने की कोशिश करते हो। आप भी थोड़ा आगे की तरफ झुककर टेबल पर रखा बॉक्स उसकी तरफ सरकाते हो। फ्रेड कहता है, आपकी प्रेजेंटेशन को कमाल की है और ये बॉक्स भी कितने फैंसी और खूबसूरत है। मुझे लग रहा है कि मेरे कस्टमर्स को ये बॉक्स पसंद आएंगे। फ्रेड गोल्ड फॉयल पर अपना हाथ फिराता है। वो सिर हिलाते हुए उस बड़े से प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है जो उसे इन चॉकलेट्स से होने वाला है। आप भी अपना सिर हिलाते हुए उसके एक्शन को कॉपी करते हो। अब फ्रेड अपनी दाढ़ी सहला रहा है। वो आंखें सिकोड़े कुछ सोचता है और चॉकलेट के बॉक्स को उलट-पलट कर देखता है। आप भी उसे कॉपी करते हुए दूसरा चॉकलेट बॉक्स उठाते हो, अपनी ठोड़ी खुजाते हो और आंखें सिकोड़कर चॉकलेट के बॉक्स को बड़े ध्यान से देखते हो। आपका कहते हो, आप बिल्कुल सही हैं फ्रेड, इनफैक्ट ये किसी स्टोर के बाकी चॉकलेट के बीच अलग से नजर आएगा। आपके कस्टमर चॉकलेट चखने से पहले ही इसकी पैकेजिंग देखकर इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा लेंगे। इस दौरान क्या आपने नोटिस किया कि फ्रेड ने कितनी दफ़ा ये फ्रेज़ यूज़ किया है, मैं देख पा रहा हूँ, और मुझे लगता है आपको भी यही वस यूज़ करने हैं। जब आप लोगों से बात करें तो नोटिस करना कि वो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कौन से वस यूज़ करते हैं और तब आप सेम वस यूज़ करके उनसे रैपोर्ट बन सकते हो। क्या आपने नोटिस किया कि जब फ्रेड ने अपनी दाढ़ी खुजाई और आपने अपनी ठुड्डी, इसे मिररिंग कहते हैं। अगर आप अपना राइट हाथ उठाते हो क्योंकि उसने अपना लेफ्ट उठाया है तो ऐसा लगेगा जैसे आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। इसलिए नेचुरल लगने के लिए मिररिंग करते वक्त जो सामने वाला कर रहा है उससे मिलता जुलता कुछ करो। ये टेस्ट करने के लिए कि आपने रैपोर्ट क्रिएट कर लिया है या नहीं, थोड़ा हिलने डुलने का एक्शन करो और देखो कि क्या आपका प्रॉस्पेक्ट आपके एक्शन को मैच कर रहा है या नहीं। अगर वो कर रहा है तो आप लाइकेबल हो, यानी वो आपको पसंद करता है। द साइकोलॉजी ऑफ रेसिप्रोकेशन। किसी को कुछ बेचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले आप उन्हें वो चीज़ एक बार टेस्ट करने दो, यानी ट्राई करने दो। उन्हें अपने प्रोडक्ट की हैबिट लगवा दो ताकि वो इसके बिना रह ही ना पाए। ह्यूमन ब्रेन की बनावट कुछ ऐसी है कि हम एक बार फेवर लेने के बाद उसे लौटाते जरूर है। ये बिहेवियर हमें बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करे तो तुम भी उसके काम आओ। इसे प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन कहा जाता है और ये इफेक्टिव भी है क्योंकि इसके पीछे 3 कारण हैं। सबसे पहले तो ये आपके प्रॉस्पेक्ट का अटेंशन खींचता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई रेस्टोरेंट या पिज्ज़ा जॉइंट चलाते हो तो आप महीने में 1 या 2 बार फ्री मील या पिज्ज़ा तो अपने कस्टमर्स को देते ही होंगे। आप ये एकदम फ्री में देते हो, फ्रेंच फ्राइज या ड्रिंक्स की तरह। ये कोई स्मॉल ऑफर नहीं है। ऐसे ही अगर आप बेकरी चलाते हो तो महीने में 1 बार फ्री कुकीज़ दे सकते हो, अच्छे से उन्हें बॉक्स में पैक करके, ताकि आपके कस्टमर्स स्पेशल फील करें। तो ये आप सैम्पलिंग कर रहे हो ताकि आपको नए कस्टमर मिल सकें। अगर उन्हें एक भी पैसा खर्च किए बगैर आपके प्रोडक्ट को टेस्ट करने मिल रहा है तो वो कभी उसे लेने से मना नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, इससे आप उनकी नज़र में स्पेशल बन जाएंगे क्योंकि आप कोई ऐड या प्रमोशन नहीं कर रहे हो और ना ही कोई सेल्स कैंपेन चला रहे हो। आप तो बस उन्हें कुछ गिफ्ट ऑफर कर रहे हो जिसकी वैल्यू भी है। तीसरा, इससे वो तुरंत बदले में कुछ देने की ज़रूरत महसूस करते हैं। खुद को संतुष्ट करने के लिए वो आपके काम के लिए उतने ही वैल्यू या कीमत की चीज़ लौटाएंगे। चाहे बेशक आपका फ्री ऑफर पीरियड खत्म भी हो जाए तो भी लोग आपके पास लौट कर आएंगे क्योंकि आप उन्हें ग्रेट वैल्यू दे रहे हो। दी साइकोलॉजी ऑफ रिडंडेंसी। कई बार हमें लगता है कि हमारा प्रॉस्पेक्ट हमारी बात ध्यान से सुन रहा है जबकि वो आधा अधूरा अटेंशन ही दे रहा होता है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अपने टीनेज बेटे को ध्यान से कार ड्राइव करने को कहते हो, आपको लगता है कि उसने आपकी बात गांठ बांध ली होगी और वो अब रोड पर आराम से गाड़ी चलाएगा। लेकिन जैसे ही लाउड म्यूजिक उसके कानों में पड़ता है, उसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। उस वक्त उसे आपकी कही हुई कोई बात याद नहीं रहेगी क्योंकि उसके माइंड में तो कुछ और ही चल रहा होगा। उसे बस अपनी हॉट डेट, अपना न्यू हेयर कट, अपने कपड़े और कोलोन की खुशबू याद होगी। ऐसी सिचुएशन में रेपिटेशन या रिडंडेंसी काम आती है। अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए सेल्स में ये काफी वैल्यूएबल टूल साबित होता है। यहाँ मेन गोल है अपने प्रोस्पेक्ट के प्रोसेस करने के तरीके को बढ़ावा देना ताकि आपके शब्द उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। रिडंडेंसी प्रोस्पेक्ट के माइंड में चल रहे हजारों थॉट को ब्रेक करती है। ये प्रोस्पेक्ट के माइंड को आपकी बातें ज्यादा स्पीड और सटीकता से समझने का मौका देती है ताकि उसे आपके पॉइंट्स याद रह जाए। तो अपने टीनेजर बेटे को समझाने के लिए आप बोल सकते हो, बेटा, रात को गाड़ी चलाते वक्त ध्यान से ड्राइव करना। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि तुम्हारी उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। ज्यादातर एक्सीडेंट सैटरडे रात को होते हैं जब लोग नशे की हालत में ड्राइव करते हैं। मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। मैं जानता हूं कि तुम मेरी तरह सेफ ड्राइवर हो, तुम कभी ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाओगे, पर दूसरों का क्या भरोसा हो सकता है कि कोई तेज स्पीड से आती हुई गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से टकरा जाए। एक्सीडेंट में तुम्हारे दांत टूट गए, सिर फूट गया या चेहरा खराब हो गया तो फिर क्या करोगे? इसमें लोगों की मौत तक हो जाती है। ऐसे ड्राइव का क्या फायदा जो सीधा मौत के मुंह में ले जाए? अगर गाड़ी चलानी ही है तो कम स्पीड पर चलाओ। तुमने उस आदमी के बारे में सुना जिसका एक्सीडेंट हुआ था? उसे जब हॉस्पिटल लेकर आए थे तो उसकी शक्ल राक्षस जैसी हो गई थी। उसका चेहरा हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गया था। हर साल 6 मिलियन से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। इसलिए बेटा, रोड पर हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखो और गाड़ी कभी तेज रफ्तार से मत चलाओ। आपकी हर स्क्रिप्ट को समय देखकर सामने वाले के माइंडसेट और बाकी फैक्टर्स के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। रिडंडेंसी आपको हेल्प करती है कि आपका मैसेज आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में किसी प्रिंट की तरह छप जाए। जैसे आपको एक ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना है, मान लो कोई फेशियल क्रीम, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे अप्रोच करोगे? आप उन्हें बोल सकते हो, मैम, प्लीज हमारा न्यू फेशियल क्रीम ट्राई कीजिए। इसमें ऑलिव ऑयल और शहद है। इसे लगाते ही आपकी स्किन एकदम ग्लो करने लगेगी। आपने कुछ औरतों को इसी टाइप की क्रीम यूज करते देखा होगा, लेकिन 1 घंटे बाद ही उनकी स्किन डल और ड्राई हो जाती है। लेकिन हमारी क्रीम को आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपका फेस कई घंटों बाद भी ग्लो करता रहेगा। आपको पता होगा कुछ लोगों को कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट सूट नहीं करते, उन्हें स्किन एलर्जी हो जाती है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट खासतौर पर सेंसिटिव स्किन के लिए बना है। हमारी कंपनी का मेन गोल है आपकी स्किन को खूबसूरत और ग्लोइंग बनाना, और इसे लगाने के बाद आपको मेकअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखा आपने, आप अपने प्रोस्पेक्ट को वही इन्फॉर्मेशन बार बार अलग तरीके से बता रहे हो। इन्फॉर्मेशन रिपीट करके आप अपने प्रोडक्ट को उनके दिमाग में फिट कर रहे हो ताकि उन्हें जब भी फेशियल क्रीम खरीदने की जरूरत पड़े तो उन्हें आपका प्रोडक्ट याद आए। दी साइकोलॉजी ऑफ लेंथ इम्प्लाइज स्ट्रेंथ। लेंथ इम्प्लाइज स्ट्रेंथ के प्रिंसिपल का मतलब है कि जितना ज्यादा आपके पास बताने को इन्फॉर्मेशन होगा, उतना ही ज्यादा लोग आपका यकीन करेंगे। हालांकि कोई भी प्रेजेंटेशन फैक्ट्स और टेस्टिमोनियल से भरपूर लगती है, तो भी लेंथ इम्प्लाइज स्ट्रेंथ के जरिए पर्युएशन बेटर काम करती है, क्योंकि इसका फोकस पेरिफेरल थिंकिंग स्टाइल में रहता है। माइंड सोचता है, जब ये इतना कुछ बता रहा है तो इसमें कुछ तो बात जरूर होगी। जैसे मान लो आप एक पेन बेचने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप कुछ ऐसे बोलोगे, ये पेन पेपर पर लिख सकता है, तो लोग बेहद नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि पेन से पेपर पर लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप अपनी बात कुछ यूं कहते हो, ये पेन किसी भी मटेरियल पर लिख सकता है, इससे आप प्लास्टिक, लकड़ी, स्टील, स्टाइरोफोम, रबर, ईंट, मार्बल, पानी के अंदर, यहाँ तक कि स्पेस में भी लिख सकते हैं। तो खुद ही सोचिए अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके इतना सब कुछ बोलने पर आपका प्रोस्पेक्ट पेन के बारे में अलग तरह से सोचने लगेगा। उसे लगेगा कि आपके पेन में जरूर कोई खास बात है।
तो इसलिए सिर्फ 2 मिनट बोलने के बजाय अपनी प्रेजेंटेशन 30 मिनट की रखो। सेम इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से बताओ। जितनी लंबी आपकी पिच होगी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू आपके पेन को मिलेगी। आप अपनी प्रेजेंटेशन को और भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसमें कुछ यूज़र के फ़ोटो, हाथ से लिखे हुए लेटर और ईमेल के रिव्यू ऐड करके दिखा सकते हो। सिर्फ 5 या 10 फ़ोटो से काम नहीं चलेगा, आपको 20 या इससे ज़्यादा फ़ोटो डालनी होंगी ताकि प्रॉस्पेक्ट को ये लगे कि आपके प्रोडक्ट को इतने लोग यूज करते हैं तो ये ज़रूर इफ़ेक्टिव होगा, इसमें कुछ खास तो ज़रूर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अपनी सेल्स में इजाफा करने के लिए आपको बहुत सारे फैक्ट्स, स्टैट्स और अच्छे टेस्टिमोनियल की ज़रूरत पड़ेगी। कंक्लूजन। एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट ने इस समरी में लिखी सभी स्क्रिप्ट्स आजमाई है और ये साबित किया जा चुका है कि ये सारी स्क्रिप्ट्स एकदम इफेक्टिव है। हर कोई आपको यही कहेगा कि एक सेल्समैन बनना इजी जॉब नहीं है। हमेशा रिजेक्शन फेस करते करते आप उसके आदी हो जाते हैं। लेकिन अब आपको पता है कि कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपकी सेल्स पिच को इम्प्रूव करके आपको एक बेस्ट सेल्समैन बनने में हेल्प कर सकते हैं। अब जबकि आपको बेहतर टिप्स के बारे में मालूम हो चुका है तो क्यों ना उन्हें ट्राई किया जाए। आपने इस समरी में सेंसरी स्पेसिफिक लैंग्वेज के बारे में जाना। आपको अपने प्रॉस्पेक्ट के सेंसेस को अपील करने के लिए कुछ करना है। इसके लिए आपको उनसे कुछ इस तरह से बातचीत करना होगा कि आपके कस्टमर्स सिर्फ आपके शब्दों के जरिए ही अपना प्रोडक्ट देखना, सुनना, टच, स्मेल और टेस्ट करना चाहें। आपने टी मॉडल के बारे में भी समझा। अपना प्रोडक्ट अपने प्रॉस्पेक्ट की नज़र में लाने से लेकर उन्हें इसे खरीदने और इसकी हैबिट लगने की ओर लेकर जाए। आपने पेरिफेरल और सेंट्रल थिंकिंग मेथड के बारे में जाना। प्रॉस्पेक्ट पेरिफेरल थिंकिंग तब यूज करते हैं जब प्रोडक्ट चीप होता है और उसे आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। सेंट्रल थिंकिंग उन प्रोडक्ट्स पर यूज होती है जो लॉन्ग टर्म में यूज किए जा सकते हो। पेरिफेरल थिंकिंग के लिए इमेज और इमोशंस ही काफ़ी होते हैं प्रॉस्पेक्ट को खरीदने के लिए मनाने में। लेकिन सेंट्रल थिंकिंग के लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स के फायदे समझाने पड़ते हैं। आपने साइकोलॉजी ऑफ लाइकिंग यानी पसंद करने की साइकोलॉजी के बारे में भी समझा। अपने प्रॉस्पेक्ट के शब्दों से अपने शब्दों को मैच करो और उनके एकन को कॉपी करो ताकि उन्हें आप पसंद आए और वो हर बार आपसे ही खरीदना चाहे। इसके बाद आपने रेसिप्रोकेशन के बारे में भी जाना। जब आप लोगों को फ्री कुछ ऑफर करते हो तो वो उस वैल्यू को याद रखते हैं जो आप उन्हें दे रहे हो और बदले में आपको भी कुछ ऑफर करना चाहेंगे। चाहे बेशक उन्हें बाद में कुछ फ्री ना भी मिले तो भी वो आपके स्टोर में बार बार लौट कर आएंगे। आपने रिडंडेंसी के बारे में भी जाना। लोग कई चीज़ों में बिजी रहते हैं, ऐसे में उनका पूरा अटेंशन पाना मुश्किल होता है। थॉट्स के इस अंबार को कट करने के लिए सेम इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीकों से रिपीट करो। इससे लोगों को आपका प्रोडक्ट याद रहेगा। आपने लेंथ इम्प्लाइज स्ट्रेंथ यानी लंबा यानी ताकतवर के बारे में समझा। अपने सेल्स पिच में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स, टेस्टिमोनियल, फोटो और कुछ और डिटेल्स यूज करो। लोग तभी भरोसा करते हैं जब उन्हें हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होता है। आपको एक लंबी छलांग लगानी है जो आप उसी वक्त लगा चुके थे जब आपने सेल्समैन बनने का सपना देखा था। जब आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो कंज्यूमर साइकोलॉजी के मास्टर बन जाओगे। उम्मीद है कि आज के बाद कोई आपके मुंह पर दरवाज़ा बंद नहीं करेगा। इसके बजाय आप देखेंगे कि आपके सामने एक के बाद एक मौकों के दरवाजे खुल रहे हैं।